वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर और अब वो वक्त जहां पर दर्शकों के सवालों के जवाब हम दे रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं हेमंत सिद्दीकी, सीईओ वाइस इन्वेस्ट। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और चलिए झटपट दर्शकों के सवालों का सिलसिला भी शुरू करते हैं। जुड़ते हैं दर्शकों से। उदय मेरे दर्शक फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी सर, धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए। और आपने जो है बच्चों की पढ़ाई लिखाई और खुद के रिटायरमेंट का एक लक्ष्य रखा है, जिसके लिए आपने हमें पोर्टफोलियो की प्लानिंग करने की मदद मांगी है। 5 करोड़ का आपका टारगेट है। 20,000 की मेरे ख्याल से आपकी एसआईपी चल रही है जनवरी से, और 10% तक अपनी एसआईपी को आप स्टेप अप भी करेंगे। आईसीआईसीआई निफ्टी इंडेक्स आपके पास है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, निप्पॉन का स्मॉल कैप और अक्वारिक फ्लेक्सी कैप, एसबीआई पीएसयू आपके पास है, और सुकन्या समृद्धि भी आप जो है पैसे उसमें डाल रहे हैं, और अब तक 8 लाख रुपए मेरे ख्याल से आपके एक्यूमुलेट भी हो चुके हैं। चलिए सर, तो ऑलराइट, सभी आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनके लिए आपने लक्ष्य 20 साल का डाला है, तो खुद का रिटायरमेंट भी और बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ 20 साल के अंदर? जी मैडम जी। अच्छा, चलिए ठीक है। तो निवेश को आपने 40 इयर्स है, और वो भी पूछ रहा था कि मेरा इंडेक्स फंड में जो मैंने इन्वेस्ट किया है, ये राइट है कि उससे हटा के एक्टिव म्यूचुअल फंड में मूव करूं? वो एक मेरा सवाल है। ठीक है। एक मिड कैप का आपके पास इंडेक्स है और एक लार्ज कैप का आपके पास इंडेक्स है ना? ठीक है, ठीक है। बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। और 40 साल की उम्र में आपने शुरुआत की है अपने इन्वेस्टमेंट की, और ऐसे में 5 करोड़ का लक्ष्य को पाने के लिए आपको कितना अपना निवेश बढ़ाना होगा? पहला सवाल हेमंत जी मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ। कह तो रहे हैं कि अपनी एसआईपी को स्टेप अप करेंगे 10% से जब जब मुमकिन हो सकेगा, लेकिन अगर शुरुआत करनी होती तो कितने से करनी चाहिए, या कितना निवेश करना होगा 5 करोड़ के लिए अगर अभी शुरू करेंगे और 20 साल में चाहिए ये रकम? तो हाँ, देखिए कविता, इनके पास समय जो है वो 20 साल का है। ऑफकोर्स काफी लंबा समय है इनके पास। 3 गोल हैं, जैसे उन्होंने कहा। 2 गोल हैं इनफैक्ट, बच्चों की एजुकेशन, 3 बच्चों की एजुकेशन है, खुद की रिटायरमेंट है। तो सबसे पहले जैसा कि आपने कहा कि इनके टारगेट पूरा होगा कि नहीं, अगर ये कमिटेड रहे कि 20,000 की जो एसआईपी कर रहे हैं इस समय पे, और उसको अगर ये 10% से हर साल बढ़ाएं, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका टारगेट काफी बड़ा है। अगर उसको कंटिन्यू करते हैं, और साथ ही जैसे हमने कहा कि सुकन्या समृद्धि में भी वो करीब 2,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अगर हम उसको भी यहाँ पे मिला के चलें तो उनका टारगेट पूरा होगा। ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट ये, जैसे मैंने कहा कि वो कंटिन्यू करना होगा इनको अपना प्रोसेस अनइंटरप्टेडली 20 साल तक, और साथ ही 10% की जो कमिटमेंट है अपनी एसआईपी बढ़ाने की, वो उनको पूरी करनी होगी, तभी वो जाके अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। इनफैक्ट मैं एक चीज और कहना चाहूंगा यहाँ पे कविता, कि इन्होंने क्या किया है, गोल्स को इन्होंने पूल किया। मतलब उन्होंने कहा कि सारे गोल जो है, मेरे 3 बच्चों की पढ़ाई, खुद की रिटायरमेंट, उसका वापस मुझे 5 करोड़ चाहिए। हो सकता है उतना पर्याप्त हो, लेकिन हमेशा ये अच्छा रहता है कि अगर आप हर गोल, क्योंकि बच्चों की जो एजुकेशन की जो समय जब आपको पैसे की जरूरत है वो अलग होगा। दूसरी बात क्या होता है कि बच्चों की जब अगर आप हायर एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं तो सारा पैसा एक साथ नहीं लगता है, इन्हें फेज मैनर 3-4 साल में आपको पैसा लगता है। तो अगर आप कोशिश करके इन चारों गोल्स को, बच्चों की एजुकेशन और आपकी रिटायरमेंट को अलग अलग करें, और तो उसमें मॉनिटरिंग करना आसान होगा। आप एक गोल का पैसा दूसरी जगह नहीं लगाएंगे, तो ये कोशिश कीजिए इसको करने के लिए। मुझे लगता है वो एक सही रहेगा। फिर इन्होंने सवाल पूछा कि इनके पास एक इंडेक्स फंड है। इनफैक्ट एक इंडेक्स फंड है इनके पास, और एक फ्लेक्सी कैप फंड भी है। तो मेरा ये मानना है कि अगर वो इंडेक्स फंड में रहना चाहे, क्योंकि हमेशा पोर्टफोलियो में अगर आप बहुत एक्टिव इन्वेस्टर नहीं है तो थोड़ा बहुत इंडेक्सिंग का स्कोप हमेशा रहता है। उसके मानते अगर हम ये चले तो मुझे लगता है कि जो फ्लेक्सी कैप फंड है पराग पारिक का, उसके सामने अगर ये मल्टी कैप फंड है, ताकि उनको थोड़ा एक्सपोजर जो है वो लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप में बढ़ जाएगा, तो कोटक मल्टी कैप अगर वहां पे देख लीजिए। दूसरा, इनके पास एक थीमेटिक फंड है, पीएसयू फंड। अगेन 1,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, 5% अपना, और लंबा आपका होराइजन है, तो वहां पे थीमेटिक फंड को थोड़ा मॉनिटर करना मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है जो इनके पास मिड कैप इंडेक्स फंड, उसमें मोतीलाल में अगर उसको वो ऐड कर दे तो मुझे लगता है वो बेटर रहेगा। 2 चेंजेस कीजिए, बट 2 इंडेक्स फंड है मिड कैप में। अगेन अगर हम पिछले कुछ समय में देखें तो जो इंडेक्स फंड है मिड कैप के, उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया, बट क्योंकि मार्केट अच्छा कर रहा था, आगे जाके जब भी मार्केट वॉलेटाइल होगा या मार्केट में गिरावट होगी, तब हमें लगता है कि इंडेक्स फंड बेहतर परफॉर्म करते हैं, कि उनके पास कुशन है, जबकि जो इंडेक्स फंड है उनको हमेशा फुल्ली इन्वेस्टेड रहना होगा।
लेकिन हेमंत सर, यहाँ पर एक बात बताइएगा, फ्लेक्सी कैप से निकलकर आप इनको शायद एक मल्टी कैप में निवेश करने की सलाह दे रहे हैं, कोई खास वजह है इसके पीछे? हाँ देखिए, मैंने जैसा कहा कि आप 5000 ऑलरेडी एक प्योर लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अगर हम फ्लेक्सी कैप की भी बात करें, अगर स्पेशली अगर मैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप की बात करूं यहाँ पे, तो करीब 670% करीब लार्ज कैप में आता है। तो मुझे लगता है कि स्कोप है इनके पास थोड़ा सा लार्ज कैप को कम करके ऐसे फंड में जाएं जहाँ पे थोड़ा सा एक्सपोजर इनका मिड और स्मॉल में बढ़ जाए। ऑलराइट, चलिए उदय जी, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो, जो बदलाव बताए गए हैं उसको आप इनिशिएट करें। सलाह अगर समझ नहीं पाए हैं तो हमारा शो यूट्यूब पर जाता है, आप वहां पर एक बार शो को भी देख सकते हैं और आपको जो सलाह दी जा रही है उसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं और अजय गुप्ता और उनकी वाइफ पुनीता गुप्ता का हम सवाल लेते हैं। इन्होंने 15 साल के लिए 3 करोड़ का लक्ष्य जो है वो अपना बना रखा है, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी रिटायरमेंट के बाद यही इनका उद्देश्य है, और 3 साल से ये निवेश भी कर रहे हैं। लगभग 4.5 लाख रुपए इनके जमा भी हो गए हैं। मंथली SIP 25,000 की है, और फंड सिलेक्शन कैसा है जानना चाहते हैं, और दोनों ने अपने अपने फंड्स की डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है। आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ है इनके पास, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, SBI मैग्नम फंड है, SBI का फ्लेक्सी कैप है, पराग पारेख का भी फ्लेक्सी कैप है, ICICI प्रू का ब्लू चिप है, टाटा लार्ज एंड मिड कैप है इनके पास। ऑलराइट, फोन लाइन पर मेरे साथ नहीं है क्योंकि ये सवाल हमारा यूट्यूब से भेजा गया है। बताइएगा हेमंत सर, कहाँ पर क्या बदलाव? देखिए कविता, पहले देखते हैं इनका टारगेट पूरा होगा कि नहीं। 25,000 की SIP कर रहे हैं, 15 साल का इनके पास समय है, 3 करोड़ का उन्होंने टारगेट रखा है। अगर ये अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, जितना इनका टाइम होराइजन है, तो करीब करीब 1 करोड़ 55 लाख का कॉर्पस बनेगा। इनको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 28,000 से इनकी SIP बढ़ानी होगी। फॉर्चुनेटली इनके पास समय है, जितना जल्दी हो सके उसको कोशिश करना चाहिए कि अपने SIP अमाउंट को बढ़ाएं। अब अगर हम इनके फंड्स की बात करें, इनके पोर्टफोलियो में 2 ELSS फंड है। मुझे लगता है दोनों ELSS अगर ये ओल्ड रिजीम में है, कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ELSS एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है टैक्स सेविंग के लिए, क्योंकि आपको इक्विटी मार्केट के ग्रोथ में पार्टिसिपेशन करने का मौका भी मिलता है। तो वहां पे जो 2 फंड है इनके पास, एक्सिस टैक्स सेवर और ABSL टैक्स सेवर, मुझे लगता है वहां पे ऑब्वियसली, क्योंकि अगर 3 साल कंप्लीट नहीं किए तो आप कुछ ज्यादा कर नहीं पाओगे, बट आगे जो इन्वेस्टमेंट करनी है उसमें थोड़ा बदलाव करें तो मुझे लगता है बेहतर है। वहां पे काफी सारे ऐसे फंड हैं जो इन दोनों फंड से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, और जैसे HSBC ELSS टैक्स सेवर है और मोतीलाल ओसवाल टैक्स सेवर। तो ये 2 फंड इनको ये अगर चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं ELSS कैटेगरी के अंदर। फिर इनके पास SBI मैग्नम मिड कैप है, वहां भी मुझे लगता है उससे बेहतर फंड हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल देख लीजिए या फिर निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड देख लीजिए। काफी सारे ऐसे फंड हैं जो इससे बेहतर उनको रिटर्न दे सकते हैं ओवर ए लॉन्गर पीरियड। उसके अलावा इनके पास 2 फ्लेक्सी कैप फंड, SBI फ्लेक्सी कैप फंड है और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड है। उसके साथ में एक लार्ज कैप फंड भी है, ICICI ब्लू चिप, तो और साथ में एक टाटा लार्ज एंड मिड कैप भी है। उनमें दोनों में अगर देखें तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, स्पेशली मैं ICICI ब्लू चिप और टाटा लार्ज एंड मिड की बात कर रहा हूँ। तो वहां पे अगर ये चाहें तो एक ICICI ब्लू लार्ज एंड मिड देख सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों के दोनों जो फ्लेक्सी कैप फंड है वहां पे ऑलरेडी जितना इनको रिक्वायरमेंट चाहिए लार्ज कैप की वो पूरी हो रही है। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्कोप है कि अपने मिड कैप को एक्सपोजर को बढ़ाइए। तो ये दोनों फंड ICICI ब्लू चिप और टाटा लार्ज एंड मिड, दोनों अब अमाउंट को इकट्ठा करके इनकी बजाय अगर आप ICICI लार्ज एंड मिड देखें तो वो एक बेहतर ऑप्शन है। चलिए, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का कंबाइंड पोर्टफोलियो है तो ऐसे में जो चेंजेस यहाँ पर बताए गए हैं उन पर आपको अमल करना होगा। लेकिन क्योंकि हम सवाल लगातार दर्शकों के लेते हैं और हेमंत सर, सवालों में अक्सर फ्लेक्सी कैप फंड्स को लेकर लोगों की दिलचस्पी दिखाई देती है, और कुछ फ्लेक्सी कैप फंड्स तो ऐसे हैं जो मेरे ख्याल से हमेशा ही लोगों के पोर्टफोलियो में दिखाई देते हैं, बहुत ही कॉमन नाम होते हैं। तो अब थोड़ा चर्चा हम फ्लेक्सी कैप फंड्स की ओर भी मोड़ते हैं और दर्शकों को समझाना चाहेंगे कि जस्ट बिकॉज ये फंड्स अच्छा कर रहे हैं या हर किसी के पोर्टफोलियो में है, तो क्या आपके भी पोर्टफोलियो में इनको जगह आपको दे देनी चाहिए? किस तरह के फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड्स में आखिर क्या फर्क होता है? थोड़ा सा इस ओर अब चर्चा को लेकर जाते हैं और दर्शकों के सवाल भी हम शो में लेंगे। लेकिन फायदेमंद कैसे होते हैं फ्लेक्सी कैप फंड, और खासतौर से उन लोगों के लिए जो कि बाजार की चाल को समझते नहीं है, फ्लेक्सी कैप फंड क्यों एक बेहतरीन चुनाव हो सकता है? हेमंत सर। हाँ देखिए कविता, क्योंकि हम यहाँ फ्लेक्सी कैप की बात करें तो बहुत जरूरी है ये समझना कि फ्लेक्सी कैप फंड होते क्या है। जो उनकी डेफिनेशन है उसके हिसाब से फंड मैनेजर को मिनिमम 65% पैसा जो है वो इक्विटी में लगाना है,
बट विद इन इक्विटी वहां पे कोई भी बंदिश फंड मैनेजर के ऊपर नहीं है कि उनको लार्ज कैप में कितना लगाना है, स्मॉल कैप में कितना लगाना है, मिड कैप में इतना लगाना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये रेफरेंस भी देना होगा कि जो लार्ज कैप फंड है वो टॉप 100 कंपनीज है मार्केट कैप की, मिड कैप जो है 101 से 250 कंपनी, और 251 ऑनवर्ड जो है वो स्मॉल कैप कंपनी है। तो कोई ऐसी बंदिश, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन फंड मैनेजर के पास नहीं है कौन से सेगमेंट में उनको पैसा लगाना है। तो कहीं ना कहीं उससे बहुत फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर के पास है कि वो मार्केट में किस तरह का इमर्जिंग ट्रेंड है, किस तरह से वो देख रहे हैं मार्केट को चलते हुए, तो उस हिसाब से वो एलोकेशन कर सकते हैं। लेकिन जो फ्लेक्सी कैप फंड मैनेजर जो होते हैं हमेशा उनको एक चीज में ध्यान में रहता है कि मेजॉरिटी इन्वेस्टर जो है वो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इक्विटी मार्केट में। तो हमेशा कोशिश वो यही करते हैं कि इनमें जो बायस हो वो लार्ज कैप के हो, मतलब ज्यादा पैसा जो है लार्ज कैप में लगे, और बाकी जो पैसा है वो समय समय पे जैसे जैसे हमको लगता है मौका, तो वो पैसा जो है मिड और स्मॉल में जाता है। इन्वेस्टर्स के लिए फायदेमंद इसलिए है, डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो आम निवेशक के लिए बहुत मुश्किल होता है डिसाइड करना कि कितना पैसा किस सेगमेंट में लगाएं और कब उसको हम रीबैलेंस करें, यानी कब किस सेगमेंट से कम करें, किस सेगमेंट में लेके जाएं। दूसरी बात टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो टैक्सेशन लगता है अगर आप अलग अलग फंड में हैं और फिर आप उसको रीबैलेंस करें, वो ऐसा फ्लेक्सी कैप में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो चेंजेस हैं वो फंड मैनेजर कर रहे हैं, क्योंकि वो बदलाव कर रहे हैं, इसलिए आपने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया, आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं आता। तो आई थिंक आपको टाइमिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको टैक्सेशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक ऐसा पोर्टफोलियो चाहते हैं जहां पे बायस थोड़ा सा लार्ज कैप पे रहे लेकिन मौका मिले आपको समय समय पे मिड और स्मॉल में इन्वेस्ट करने का, तो फिर मुझे लगता है फ्लेक्सी कैप फंड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर में कहा कि फ्लेक्सी कैप की जगह मल्टी कैप में चले जाइए, वो सिर्फ इसलिए कहा कि अगर आपका ओवरऑल एलोकेशन अगर लार्ज कैप में ज्यादा हो रहा है तो मल्टी कैप में जाने से फायदा ये है, क्योंकि आपने मल्टी कैप का भी जिक्र किया। मल्टी कैप में तीनों सेगमेंट में मिनिमम 25% पैसा लगाना होगा, लार्ज, मिड और स्मॉल में, और बाकी जो 25% है वो फंड मैनेजर की मर्जी है कहां पे वो लगाए, जिस हिसाब का वो ट्रेंड देखते हैं। तो फर्क सिर्फ इतना है, अगर आप ऐसे निवेशक आप चाहते हैं कि तीनों सेगमेंट में आपका एक्सपोजर बना रहे तब मल्टी कैप, अगर आप चाहते हैं कि फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे डिसीजन ले और आपके पोर्टफोलियो में बायस रहे लार्ज कैप पे, तो फिर मुझे लगता है फ्लेक्सी कैप का ही बेहतर ऑप्शन है। बट ओवरऑल एलोकेशन तीनों सेगमेंट का देखना पोर्टफोलियो में उतना ही जरूरी है। फ्लेक्सी कैप की बात करते हैं तो अधिकतर फ्लेक्सी कैप हमें थोड़ा सा लार्ज कैप टिल्टेड दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन क्या हमारे पास मिड कैप और स्मॉल कैप ओरिएंटेड फ्लेक्सी कैप्स भी हैं जो मेरे ख्याल से एक मल्टी कैप बेट के मुकाबले देखा जाए तो शायद ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं? कविता, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए कुछ सालों पहले की अगर हम बात करें तो मेजोरिटी जो लार्ज कैप जो फ्लेक्सी कैप फंड थे उनका जो एक्सपोजर था 80-90% लार्ज कैप में भी रहता था। बट आई थिंक जैसा हमने जिक्र किया कि जो फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर को मिलती है उसका फायदा हमें देखने को मिल रहा है। और अगर हम उसके एलोकेशन की बात करें, जैसे मैं कुछ फंड्स के बारे में आपको बताता हूँ, अगर जैसे हम HSBC फ्लेक्सी कैप की बात करें तो 54% पैसा जो लार्ज कैप में है, 21 मिड कैप में है और 24% स्मॉल कैप में। मोतीलाल फ्लेक्सी कैप की बात करें तो तीनों में 35-35 है, मतलब 5% हेयर एंड देयर, उतना वेरिएशन वहां पे मिलेगा आपको। कोटक के अंदर हम देखें तो 72% लार्ज कैप में है, 21% मिड कैप में और 5% स्मॉल कैप में है। पराग बारिक की जैसे हमने बात की 70-75% लार्ज कैप और करीब 70-20 मिड कैप में और अराउंड 5-7% स्मॉल कैप। तो हम देख सकते हैं कि काफी सारे फंड्स हैं जिन्होंने ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स अपना जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप में कम करके मिड और स्मॉल में दिया है, तो वो उनकी परफॉर्मेंस में दिख भी रहा है। तो जैसा मैंने पहले कहा, फ्लेक्सिबिलिटी मिली फंड इन्वेस्टर्स को, रिटर्न मिले उनको, क्योंकि फंड मैनेजर को लगा कि अब समय अच्छा है कि वो हम मिड और स्मॉल में अपना एक्सपोजर बढ़ाएं। वही फ्लेक्सी कैप, ज्यादातर फ्लेक्सी कैप फंड ने आपको करके दिखाया। तो यहाँ किसी तरह की फ्लेक्सी कैप रिकमेंडेशन, वैसे तो आप जवाब में दर्शकों को बता ही रहे हैं कि किस में निकलना चाहिए, किस में रुके रहना चाहिए, लेकिन किसी भी तरह का रिकमेंडेशन आप देंगे फ्लेक्सी कैप में फिलहाल? हाँ देखिए, कुछ फंड की जैसे मैंने बात की, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप, HSBC फ्लेक्सी कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप, अगर आप बहुत ही स्टेबल तरीके का फंड चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा एक्सपोजर साथ में इंटरनेशनल या यूएस मार्केट में मिले, तो पराग बारिक फ्लेक्सी कैप, तो ऐसे फंड है। और इसमें जैसा मैंने कहा कि इनका लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है और इन्होंने ये दिखाया है कि जब भी जरूरत पड़ती है जो एलोकेशन को रीबैलेंस करने की, वो उन्होंने करके दिखाया है।
चलिए, तो मेरे ख्याल से फ्लेक्सी कैप पर ये पूरी समझाइश जो हमने आपके सामने रखी है, लेकिन इसके अलावा अब दर्शकों का भी सवाल पूछने का वक्त हो चुका है और ऐसे में विद्या देसाई साहब फोन लाइन पे हैं और अपना सवाल हमसे पूछना चाहते हैं। नमस्कार, कैसे हैं सर? नमस्कार, विद्या बहन बोल रही हो? जी हेलो। जी जी, आपकी आवाज मुझे आ रही है। हाँ, तो मैंने HDFC में 10,000 की SIP की है और SBI में 12,000 की है। और मेरे पास आप फंड का नाम बताएंगे? फंड का नाम बताएंगे? फंड का मैंने 2,000 स्मॉल कैप में SBI में, 3,000 हाइब्रिड SBI हाइब्रिड इक्विटी फंड है उसमें किया है। और 2015 में 3,000 वो ठीक है क्या, फिर 2,000 मैंने अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर आया है ना उसमें किया है। समझा। और HDFC में मैंने HDFC में मोमेंटम है ना 200 मोमेंटम, हाँ जी, उसमें किया है 3,000 की। 2,500 की मैंने वो फ्लेक्सी कैप में की है। ओके, हेलो, ठीक है। और 2,500 का मैंने वो मैन्युफैक्चरिंग है ना उसमें भी किया है। जी जी। तो अब मेरे पास 11 साल है। ठीक तो है, मैं अभी कितना इन्वेस्टमेंट करूँ? ठीक है, कितना आपको इकट्ठा करना था? मुझे 1 करोड़ इकट्ठा करना है। और उसके बाद आपको SWP से हर महीना 1.5 लाख रुपए चाहिए, ऐसा है? हाँ, ऐसा है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, बताते हैं क्या करना चाहिए। और हेमंत सर बताइए क्या सलाह होगी इनके लिए? हाँ जी जी कविता, देखिए अगर इनके हम एलोकेशन की बात करें तो उन्होंने जैसा कहा कि 2 फंड हाउसेज हैं इनके पोर्टफोलियो में, SBI और HDFC। डेफिनेटली स्कोप है कि वहां पे और दूसरे फंड हाउसेज को भी देखा जा सकता है। एक तो वो हो गया आस्पेक्ट। दूसरा, अगर हम इनके फंड्स को रियली एनालाइज करें यहाँ पे, तो मुझे कुछ यहाँ पे थीमेटिक सेक्टर फंड दिख रहे हैं और साथ ही जो स्मार्ट बीटा फंड है वो भी दिख रहे हैं। मुझे लगता है अगेन फॉर ए नॉर्मल इन्वेस्टर जरूरत नहीं है कि आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जब आप वेल्थ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे जो थीम्स हैं, जैसे अगर हम देखें कि इनके पास एक मैन्युफैक्चरिंग फंड है, एक डिफेंस फंड है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, बट अगेन ऐसे फेजेस होंगे जहां पे इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी या फिर बहुत ज्यादा आपको गिरावट देखने को मिल सकती है डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन। तो आप एज ए कॉमन इन्वेस्टर आप उन सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेबिलिटी काफी बार आप में नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करते हैं आपके माइंडसेट में, तो कहीं ना कहीं उससे आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेते हैं जो अच्छा नहीं है। तो मुझे लगता है एक तो उसको बदलाव करने की जरूरत है कि 2 फंड इनके पास, एक मैन्युफैक्चरिंग और जो डिफेंस फंड है, वहां पे जैसे मैंने पहले भी कहा एक मल्टी कैप फंड ले लीजिए, वो ज्यादा ब्रॉड बेस्ड होगा और आप ये मान के चल सकते हैं कि जिस भी थीम या सेक्टर में पोटेंशियल अगर जेन्युइनली है और उसका समय सही है तो फंड मैनेजर आपको इन डाइवर्सिफाइड कैटेगरी से भी आपको एलोकेशन देंगे, वो कीजिए। एक स्मार्ट बीटा फंड है, अगेन मुझे लगता है एक नॉर्मल फंड में अगर आप रहिए तो वो ज्यादा आपके लिए बेहतर है। ये जो फंड्स हैं उनके लिए होते हैं जिन्होंने काफी बड़ा पोर्टफोलियो बना लिया, जो अपने रिस्क प्रोफाइल के बारे में जानकारी रखते हैं कि वो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तब हो तो आपके लिए वो ठीक है। तो मुझे लगता है वो चेंज करने की जरूरत है उसको। फिर एक SBI हाइब्रिड फंड है इनके पास, समय इनके पास काफी लंबा है, तो मुझे लगता है कि उतने टाइम होराइजन के लिए हाइब्रिड फंड में रहने की जरूरत है। SBI कॉन्ट्रा में आप चले जाइए, वो एक काफी अच्छी ऑप्शन हो सकती है यहाँ पे। तो ये कुछ बदलाव जैसा मैंने कहा अपने पोर्टफोलियो में रखिए। अगर जैसा उन्होंने कहा 15 साल का समय है तो वो 1 करोड़ का अगर टारगेट चाहते हैं तो वो बन जाएगा। लेकिन जो इनकी एक्सपेक्टेशन है SWP की 1.5 लाख रुपए अगर वो महीना है तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं करीब 18 लाख रुपए हर साल। 18% आप SWP से निकाल रहे हैं, जो ऑब्वियसली बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। उस तरीके से आप SWP नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि 5 या 6% आप एक्सपेक्ट कीजिए SWP से निकालने के लिए, ताकि आपके पोर्टफोलियो में फ्यूचर के लिए इन्फ्लेशन को बीट करने की जो ग्रोथ चाहिए वो भी आपके पोर्टफोलियो में मिले। आई थिंक एक्सपेक्टेशन थोड़ी टोन डाउन करने की जरूरत है SWP में, कम कीजिए थोड़ा, उतना पैसा आप नहीं निकाल पाएंगे। और कुछ बदलाव जैसे मैंने कहा वो आप कीजिए, और जो बदलाव करेंगे तो ऑब्वियसली 1-2 और फंड हाउसेस के फंड भी आपके पोर्टफोलियो में आएंगे, जो आपके लिए डाइवर्सिफिकेशन लेवल के लिए अच्छा है।
और राइट, चलिए काफी विस्तार से आपने विद्या जी को उनके पोर्टफोलियो पर सलाह दी है, लेकिन और भी दर्शकों के सवाल शो में लेने हैं। बहरहाल समय समाप्त हो चुका है। हेमंत सर, धन्यवाद आपका समय निकाला और इतने विस्तार से दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज की। और राइट, इसी के साथ शो को समाप्त करने का समय भी हो चला है, लेकिन वडोदरा फाइनेंस मिनिस्टर में हम आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, तो लिहाजा म्यूचुअल फंड में निवेश करना हो, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर आपको समझाइश चाहिए हो, मार्गदर्शन चाहिए हो, किसी भी तरह का निवेश को लेकर टैक्स का कोई पेज हो, या क्रेडिट कार्ड का बकाया चुकाना हो, या लोन को चुकाने की रणनीति चाहते हो, तमाम तरह के सवालों के जवाब आपको हम अपने शो में दिलाते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के जरिए 9619873567। और साथ ही क्योंकि आप हमें यूट्यूब पर भी देखते आए हैं, तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। आपके सवालों को रोजाना हम शो में शामिल करते हैं और लाइव आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कराते हैं। दीजिए इजाजत मुझे, नमस्कार।